अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं टी सैयद शो। आप सुन रहे हैं टी सैयद शो। स्टार्ट। हाँ बिल्कुल। 1 2 3। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम किया हो और बाद में आकर पता लगा कि आपने तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीके से ये किया है, इसका तो बहुत सिंपल वे था, कोई बहुत आसान तरीका था? हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। यानी एक दफ़ा मैं कंप्यूटर में मेरे यानी कोई सॉफ़्टवेयर ठीक नहीं चल रहा था, तो पहले मैं सॉफ़्टवेयर की सेटिंग ठीक करने की कोशिश की, लेकिन आई थिंक सॉफ़्टवेयर के केस में मिसाल ठीक नहीं रहेगी, लेकिन यही नहीं, किस्सा याद आ रहा है। टूल्स में भी ऐसे ही होता है, हम कोई टूल बनाने बैठ जाते हैं हाँ और फिर पता लगता है कि पहले से किसी और ने हमसे बहुत ही यानी कि 100 टाइम्स बेटर टूल बना के रखा हुआ है, एग्जैक्टली हम वही डायरेक्ट यूज़ कर लेते। एग्जैक्टली ये उसमें हुआ था मेरे साथ। यानी पहले मैनुअली मैं पूरा बैकग्राउंड रिमूव करता था ना डिज़ाइन बनाते वक्त, मुझे पता ही नहीं कई सारे टूल्स हैं। और ये सबसे मज़ेदार एक सीन था जब मैं पेंटिंग करता हूँ ना, कि मैं डिजिटल आर्टिस्ट हूँ, तो पहले मैं एक एक घास की ना लाइनें खींचता था, ठीक है, और पूरा बैठ के घास बना रहा हूँ। बाद में मुझे पता चला एक ब्रश है ग्रास के नाम से, उसे फेर देंगे तो घास पूरी आ जाएगी। तो तकरीबन मेरे इतने सारा वक्त में बच जाता अगर मुझे पहले ये वाला टूल मिल जाता, वरना काफ़ी ऐसा होता है कि सही टूल सही वक्त पे ना मिले तो काफ़ी ख्वारी लग जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जैसे मैंने जब वीडियो एडिटिंग शुरू की थी तो मैंने पावर पॉइंट उठाया, उसमें मैं कर रहा था बैठ के, और अगर डायरेक्ट मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता तो पता लगता कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक मिनट, पावर पॉइंट में कैसे एडिटिंग होती है? पावर पॉइंट के अंदर यानी कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऐसा वीडियो। अच्छा उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप टाइमिंग वाइमिंग सेट करें अपने ट्रांजिशंस वगैरह की, और लाइक अपने की स्ट्रोक से ना आप नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, सही और अपने ऑडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी में। सही ठीक। तो और मैंने एक देखा था आपका साथ, आपने कोई स्टेटस पे अपडेट डाली हुई थी कि आप कोई अपने रूम आपको बहुत यानी गर्मी लगती थी, आपने पंखे में से भी ज़्यादा गर्मी थी कि पंखे से भी गर्म हवा आती थी, हाँ 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 तो आपने कुछ बर्फ़ का पानी मिला के कुछ हवा को ठंडा करना चाह रहे थे। हाँ मैं और कुछ अरसे के बाद मैंने देखा आपके तस्वीर वगैरह में एक रूम कूलर रखा हुआ था। एग्जैक्टली यही हुआ था मेरे साथ। अच्छा हाँ, आपने सही, आपको याद है, हाँ बहुत तो पहले आपने पहले अपना खुद रूम कूलर बना रहे थे, फिर बाद में आपने परचेज कर लिया। ले लिया मैंने। स्टिल वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना एसी है, यानी फिर एसी भी उसका एक बेटर वर्जन है। नहीं, एसी के भी कुछ डाउनफॉल थे। हाँ जैसे अब कोरोना की वजह से हमें पता लगा कि एयर क्वालिटी में ना क्या होना चाहिए कि फ्रेश एयर आनी चाहिए। अब एयर कंडीशन जो है वो एक ही कमरे की हवा को घुमा के रोटेट करता रहता है, नहीं हवा अंदर से बाहर से नहीं लाता। हाँ, तभी जैसे मैं छत पे जाके सोया था एक दफ़ा, तो एक उसमें ठंडक भी होती है और एक फ्रेशनेस भी होती है। इसमें खाली ठंडा होता है और फ्रिज वाली फीलिंग आ रही होती है अजीब सी। अगर आपको तो नापना है क्या है एयर क्वालिटी कैसी है, तो इसका एक आसान तरीका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं कितनी है एयर के अंदर, अच्छा उसका 1 मीटर आता है। कुछ तो आप देख सकते हैं अगर आप एक ही जगह बैठे हुए हैं ना और हमारे अंदर से ऑक्सीजन इस्तेमाल होती रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता रहता है, अच्छा तो आप मेजर कर सकते हैं। हाँ, तभी एसी वाले कमरे को चाहिए कि इस्तेमाल के बाद ज़रा खिड़की विड़की सब खोल दें ताकि नई हवा आ जाए अंदर, वरना तो बिल्कुल ही बंदा घुट जाएगा इतना ज़्यादा। एक दफ़ा मेरे साथ भी इस तरह का सीन हुआ था कि पूरा बहुत देर से एसी चल रहा था तो सांस नहीं आ रही थी एसी के अंदर। चलो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। सॉरी। अच्छा, तो कोई तरीका, कुछ टूल हो सकता है कि हमें पता लग जाए कि हम पहले से इन एडवांस कि हम अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं? यार कोई इजी वे है, सिंपल वे है इस काम करने का, लेकिन हम वो कर नहीं रहे। मेरी नज़र में तो जहाँ तक मैंने किया है, मैंने तो पहले कुछ लेने से पहले या कुछ मसले से पहले थोड़ी रिसर्च कर लिया ऑनलाइन क्या सीन है कि गूगल वगैरह कर लिया। हाँ, तो रिसर्च मदद करती है कुछ करने से पहले ताकि मुझे पता चल जाए कि कहीं मैं कॉमन गलतियों से बच जाऊँ, या फिर इसका हल पहले से किसी ने निकाला हुआ है जिस मसले का हल मैं निकालने जा रहा हूँ। और ये ज़ाहिर है क्योंकि अगर दूसरा मेथड ये है ना, ट्राई करें फेल हैं और गलतियों को दोबारा ठीक करने की कोशिश करें, इससे अच्छा तरीका यही है कि पहले थोड़ी रिसर्च कर ली कि अब ज़ाहिर रिसर्च भी एक कॉम्प्लिकेटेड काम है और सबके अपने मेथड्स होते हैं, तो ये मेरी राय थी कि वैसे भी अगर हमें जनरल नॉलेज ज़्यादा पता हो हाँ कि क्या क्या डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, क्या क्या वो लोग टूल्स यूज़ करते हैं, तो हमें फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा इनके माइंड क्लिक करेगा। सही। तो इसमें जैसे आप आई थिंक स्पेशलिस्ट के थोड़े
स्पेशलिस्ट के साथ हैं और जनरलाइजेशन के थोड़े यार है ना, तो जनरलाइजेशन का ये फ़ायदा है कि आपको पता लग सकता है कि मुझे किससे रब्ता करना चाहिए, कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए हाँ अभी किसी टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ स्पेशलिस्ट को मुश्किल हो जाएगी अगर वो किसी टीम का पार्ट नहीं है, तो उसको पता ही नहीं होगा और वो फिर हमारी तरह टाइम वेस्ट करेगा। उसे हाँ बिल्कुल कुछ नहीं पता लगेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से जहाँ तक ये ताल्लुक है ना, जो सीरियस टास्क होते हैं उनमें स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, बाकी जनरलाइजेशन ये दोनों सही हैं, लेकिन दोनों को थोड़े तो वो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हाँ दोनों के होते हैं वाकई में। स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो आप ज़रूरी है कि आप किसी टीम का हिस्सा बने रहें, क्योंकि फिर आपको पता लग जाएगा कि जो चीज़ आपकी एक्सपर्टीज़ का एरिया नहीं है उसमें वो आपकी बिल हेल्प कर दें। अच्छा, टिम फेरिस को आप जानते होंगे शायद, जी है ना? उनकी एक अपनी राय काफ़ी अच्छी है कि तकरीबन 2 चीज़ों में स्पेशलाइज करने की कोशिश करें, इससे काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। तो इसमें एक थोड़ा अच्छा बैलेंस होता है, बाकी जर्नल एडवाइस है फिर आप उनसे ले लिया करें जो दूसरी फील्ड में दूसरे उस एरिया को स्पेशलाइज किया हुआ है जिन लोगों ने, तो इसमें काफ़ी आसानी होती है। तो लेकिन जनरल नॉलेज पे काम करना चाहिए वाकई में, क्या नहीं। और लेकिन एक यानी कि एक वो है जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि हमारा जो टाइम वेस्ट होता है और बाद में बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, कई फ़ायदे भी हैं इसके, यानी कि हमको ये लर्निंग होती है और हमें इम्पोर्टेंस पता लगती है। वो जब हम दूसरा टूल यूज़ करेंगे जो किसी और ने बनाया हुआ है या कोई और मेथड यूज़ करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हम उसके यानी कि शुक्र करेंगे उसका, बजाय उसके कि जिस बंदे ने डायरेक्ट उस पर आया उसे पता ही नहीं हुआ कि इसका ट्रेडिशनल तरीका पुराने तरीके क्या थे ये काम करने के और कितना मुश्किल थे वो। बहुत ज़्यादा। इवन के ये जो घड़ी का कॉन्सेप्ट है ये जब ईजाद हुआ है तो कितनी आसानी हुई होगी। यानी आपको पता है घड़ी यानी पहले धूप से अंदाज़ा लगाना होता था टाइम क्या हो रहा है और फिर वो एक ख़ास एंगल से, तो इस तरह एवोल्यूशन होते होते तो इससे एक फ़ायदा हमें ये भी हो सकता है कि अगर हम पता करने की कोशिश करें कि इसे तेज़ करने के क्या तरीक़े हैं और हमने पता कर लिया और अगर उस फील्ड में अगर कोई अच्छा हुआ पहले से ही, तो हो सकता है वो उसे मज़ीद वो कर दें, उस कुछ नया इनोवेट कर दें या उसमें कुछ अपना ऐड कर दें। और एक और फ़ायदा भी होता है, यानी कि कभी कभार टूल्स, एक टूल जो अच्छा टूल है वो हर जगह पे काम नहीं करता। कभी कभार ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा, कोई भी छोटा सा काम है कोई, उसमें आप वो पूरा टूल लगाएंगे आपको तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब कोई सिंपल सा तरीका आपको पहले से पता है, अगर आपको पहले से पता होगा तो ये आप यूज़ करेंगे। आप जिस बंदे ने पहले से इस लर्निंग प्रोसेस से नहीं गुजरा है, जो बड़ा ही यानी कि ख्वारी वाला होता है। इसमें मुझे इसलिए थोड़ी हंसी आ रही है, मैंने ना कुछ एड्स देखे ऐसे प्रोडक्ट जो लिटरली ज़रूरत है ही नहीं, यानी उनका दावा होता है कि हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन ज़रूरत नहीं होती। यानी आप जैसे एक डिवाइस है जो सर खुल जाती है, उसमें एक हाथ होता है जो हिलता है, या फिर इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा इख्तलाफ है कि कुछ लोग कहते हैं कि शैम्पू की इंसान को ज़रूरत ही नहीं है और हमारा सर एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, इस वजह से हफ्ते में एक बार साफ़ कर लें सर को, बाकी बार बार शैम्पू नहीं करें, उससे एक्स्ट्रा डैंड्रफ बढ़ जाता है। और भी नहीं, डैंड्रफ का तो किसी को कोई साइंटिफिकली नहीं पता लगता क्यों होता है। वो एक बैक्टीरिया आई थिंक वो हमारे उस पर रहता है हेड पे, तो वो जब वो जो भी करता है ना ऑयल के ऊपर जो खाता है उसको, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है ना वो होता है वाइट कलर के वो फ्लेक्स। सही। तो नहीं, कुछ लोग यानी कहने हो सकता है कुछ लोग के जब बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना, बार बार वो इतने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं सर पे, वो प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं, नेचुरली भी होता है। हाँ नेचुरली भी होता है, उसको पहने के साइंटिफिकली कुछ कर नहीं सकेगा। डैंड्रफ का सब चाहते हैं डैंड्रफ हमारा नहीं हो, अच्छा नहीं लगता उनको ना। हाँ। लेकिन डैंड्रफ जो बैक्टीरिया है वो हमारे उसके लिए अच्छा है, हेड के लिए। अब उसको हम अगर कुछ करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो इसी से बात निकली थी कि वही कि कहीं कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो जैसे अब जो मैं पढ़ रहा था कि पहले लोग ज़रूरत के सामान लेते थे, अब क्या होता है कि अब लोग बेसिक नीड्स तो इस ज़माने में मोस्टली लोगों की पूरी हुई होती हैं, तो अब वो मार्केट क्या करती है, यार हमें बेचना तो कुछ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडवांस टूल्स आते होते हैं ना वो इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, यानी वो टूल लेके हम एक कह सकते हैं पड़े ही रहते हैं, यानी कि इस्तेमाल नहीं होते। हाँ, वो साइड में पड़े रहते हैं, वो इतना यूज़ नहीं होता। जैसे कार्स हमारी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर में खड़ी रहती हैं। इतना
आफ्टर हाउस सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी कार्स में होती है, बहुत। और कार्स हम यूज़ ही नहीं करते। हाँ। मुश्किल से वीकली कर लिया, या जो लोग ऑफिस जा रहे हैं तो वो कर लेते हैं फिर भी। और कार तो खैर एक यानी बहुत ही, जिस तरह की मैंने एड्स देखे हैं ना, उनमें तो कार बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। मैंने तो यानी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स देखे, ख़ासतौर से आपने सुना होगा गैजेट्स वगैरह, जो गैजेट्स होते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका ताल्लुक ब्यूटी से होता है। मैं एक रिसर्च देख रहा था कि कई सारी कंपनीज औरतों को ये बताने की कोशिश करती हैं कि आप इनकम्प्लीट हैं, आपकी जो पलकें ठीक नहीं लग रही, उसके लिए वो लगाना चाहिए। और फिर तकरीबन एवरेज लड़की पता नहीं कितने सारे किस्म के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा बजट लगाया है ये बताने के लिए उन्हें, और उनको अपनी एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए प्रोपेगेंडा ही किया है कि आप जो है वो इसके बाद आप थोड़ी खूबसूरत होंगी और थोड़ा अच्छा होंगी। और उसमें फिर एवरेज लड़की पता नहीं कितने किस्म के केमिकल्स अपने ऊपर लगाती हैं, लिपस्टिक और हाँ, उससे कैंसर वगैरह के रेट बढ़ जाते हैं, स्किन कैंसर के। हाँ, यानी बाल जब धो लिए शैम्पू से, उसके बाद एक कंडीशनर, और उससे बाल इतने सॉफ्ट हो गए कि हम सही तरह शेव नहीं दे पा रहे, तो एक गर्म करने वाला वो होता है। तो उफ, कोरिया तो इससे एक स्टेप और आ गया कि वो लोग कि उन्हें बताया जाए कि आपकी नाक सही नहीं है तो आप आए सर्जरी करवाएं। फिर वो प्लास्टिक सर्जरी ना, वो तो बहुत ज़्यादा बहुत वहाँ कॉमन है। तो इतने ज़्यादा, यानी ये इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि लिटरली आप अपने बॉडी पार्ट्स चेंज कर रहे हैं या उन पे कई सारी चीज़ें हैवीली ऐड कर रहे हैं। तो यानी कहने का मकसद यह है कि कुछ मसले के लिए टूल्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मसले होते ही नहीं है, या वो सॉल्व करना एक बहुत और आसान एग्जाम्पल होता है। मेरे उसमें आ रही माइंड में कि मैं सुन रहा था एक पॉडकास्ट, उसके अंदर ना वो पेरेंटिंग को बात कर रहे थे कि हाँ, ये जो बच्चा है वो जब जितना भी क्लोज होता है हमसे उतना ज़्यादा वो सही रहता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। हाँ, तो फिर लेकिन फिर वो मार्केट कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को? जैसे स्ट्रॉलर है, स्ट्रॉलर जब भी चाहिए ना जब आप अपने बच्चों को अपने गोद में ही रखेंगे। हाँ, स्ट्रॉलर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस तरह से क्रिब्स वगैरह होती हैं, बच्चा अकेला सोता है, तो अगर बच्चा अपने माँ बाप के साथ सो रहा है तो उसको क्रिब की ज़रूरत ही नहीं है हाँ, ज़ाहिर इस है। टाइप से। और ये फिर बच्चे के लिए डेवलपमेंट में बहुत बुरा असर पड़ता है उसको। यानी यूएसए हमारे तो फिर भी बच्चा हमारे घर में कमरे में सो रहा होता है, लेकिन बाहर मुल्कों में उसका अलग कमरा होता है पूरा छोटे से बच्चे का, उसको क्रिब के अंदर डाल देते हैं और वो रात को रोज रोए जो भी करे उसकी एज अ स्लीप ट्रेनिंग वो लोग ये कहते हैं। हाँ, लेकिन ये पूरा का पूरा उस इंडस्ट्री का यानी कि वो प्रोपेगेंडा है, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते जब बच्चा और पेरेंट्स दोनों करीब हैं, उसके लिए आप क्या प्रोडक्ट बेचेंगे? हाँ। और वो ये कह रहे हैं। बच्चों के एड्स में तो ऐसे लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं कि यानी पूरे न्यूट्रिशन ज़्यादा मोहब्बत और उनका कोई प्रोडक्ट होता है सीलक का। अब ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि इस पर यानी ज़ाहिर है कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। जहाँ तक मैंने पता किया है कि कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना, उसे कई सारे किस्म के इंजेक्शंस दिए जाते हैं और फिर भर के सीलक और इस तरह के प्रोडक्ट, जबकि बच्चे को यानी दूध से ही फीडिंग करवानी चाहिए शुरू में, और इसको ज़रा प्रोडक्ट्स कम लाने चाहिए। यानी अगर हम जैसे टीपू सुल्तान या जितने भी माजी में देख लें, उन लोग ने थोड़ी बचपन में ये सारी चीज़ें खाई थी या ताकत के लिए। अब इसमें भी नहीं, इसके अंदर यानी कि हाँ, आप कॉम्प्लीमेंट्री भी ले सकते हैं, ये नहीं आप उसको प्राइमरी बना लेना जो आप दूसरे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। हाँ, प्राइमरी नहीं बना। जैसे हम लोग भी अगर हम कोई बंदा जिम जा रहा है तो वो लेते हैं ना, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं ना, प्रोटीन शेक। हाँ प्रोटीन शेक वगैरह, तो वो ले सकता है, लेकिन देख के है ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर रहे। हर चीज़ का यानी कि ज़्यादा और कम नुकसान होता है, ज़्यादा यूज़ कर लें या कम यूज़ कर लें। यानी ये एक ज़रा प्रोटीन शेक थोड़ा सा एक बेहतर तरीका है, वरना तो एक पता सेरोटोनिन कहते हैं, क्या होता है एक चीज़ नाम होता है, क्या कहते हैं, सेरोटोनिन ऐसी कुछ है। हाँ ऐसे ही नाम है, और वो ऐसे इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, उससे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, या फिर जिस्म के अंदर जितने मसल मास बढ़ाने के बढ़ लिए जाते हैं, तो वो आर्टिफिशियली यूँ फूले हुए एकदम फिर बॉडी होती है। फिर आपने शायद डॉक्यूमेंट्री वगैरह में देखा होगा कि उससे कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, ये मैंने बहुत गौर किया है कई सारे प्रोडक्ट्स में ऐसी चीज़ें जो यानी नेचुरली हल्की होती हैं, लेकिन टूल्स उसे बहुत तेज़ बना रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे नींद की गोलियां हो गई, या फिर ऐसे टूल हो गए जिसे लगाने से यानी बाकायदा एक मशीन है जो जिस्म पे लगाते हैं, वो जिस्म को वाइब्रेट करती है, उससे वज़न कम होता है।
तो वो बंदा एक्सरसाइज करने के लिए तैयार नहीं है, वो वॉक करने के लिए तैयार नहीं है, वो उस मशीन को लगाए रहे और ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनसे वो मांस गलता है। तो जब नेचुरल प्रोसेस से बचने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा चांस है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हों। टूल्स की हम बुराई करे जा रहे हैं, कोई तारीफ भी कर रहे हैं आप आफ्टर इफेक्ट्स के हमने। सॉरी, हाँ यार ये तो गलत सीन हो गया। लेकिन असल में ना यानी वो ये है कि ताकि शुरू में हम बैलेंस कर दें मामला कि इसकी एक दूसरी साइड भी है, ठीक है। लेकिन वाकई में अगर हम प्रोडक्टिव टूल्स की तरफ जाएं तो वो वाकई हमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन अ बेटर बीइंग। यानी मैं ख़ुद इतने सारे प्रोडक्टिविटी के टूल्स यूज़ करता रहा हूँ और अगर ये नहीं होते तो मेरा बहुत सारा वक्त ज़ाया होता। और जैसे आपको बताऊँगे, आप अपने बताएं फिर मैं बताता हूँ अपने टूल्स बताओ। हाँ यार यानी मुझे और अगर कोई नया पता चल गया तो आसानी होगी। लाइक मैं आजकल एक है एथेंस रिसर्च, वो यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें आप एवरीडे ना आपको जो भी डेली जर्नलिंग होती है लॉग करते हैं लोग अपना, तो वो नहीं काफ़ी अच्छा है। एक पूरा उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसकी सर्चिंग बहुत अच्छी है, उसमें लिंक्स कर सकते हैं आप दूसरा आइडियाज़ को दूसरा आइडियाज़ के साथ। जैसे आपका माइंड लिंक करता है ना आइडियाज़ को, तो उसमें भी आप लिंक्स कर सकते हैं डिफरेंट आइडियाज़ को। उसमें पेजेस नहीं होते, उसमें आप लिखते हैं, यानी कि हर एक बुलेट पॉइंट जो है ना वो अपना एक खुद पेज है। सही तो वो काफ़ी अच्छा एथेंस रिसर्च है, इसका नाम फ्री है। सही। और बस ये वाला था क्या? नहीं कुछ नहीं। यानी ये ऐप से आप रिसर्च के तौर पे यूज़ करते हैं? ये लाइक डेली आपने कुछ रिवाइज करना हो, आपने सुबह पॉडकास्ट सुनी और फिर रात को आप उसका समरी लिख रहे हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए, और जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर बाद में आपको वर्क करना है। ठीक। आपने जो नोशन बताया था वो तो अभी तक यानी मेरे यूज़ में आ रहा है और डेली यूज़ करता हूँ। यानी नोशन, हाँ अगर नोशन का जैसे अगर किसी ने अकाउंट हैक कर लिया तो मुझे लिटरली क्या कहते हैं, मैं उसे कहूँगा मुझे वापसी करो। यानी इतना डिपेंडेंट हो गया हूँ मैं, सारे जो स्टोरी स्क्रिप्ट्स प्लानिंग क्या करना है, प्रोग्रेस को ट्रैक करना, सब में उसमें अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है। और अच्छा इस पर भी कुछ लोग डिसाइड ही करते हैं कि डिजिटली नोट टेकिंग इतना अच्छा नहीं है जितना ट्रेडिशनल मेथड है। मुझे लगता है आपका ट्रेडिशनली भी डिजिटल हो गया है। हाँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं इसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं, इसके बाद में बात करेंगे। अच्छा ये वही ऐप है? कौन सी? नहीं दूसरी है। अच्छा सही इस पे इसका नाम जर्नल है, माइक्रोसॉफ्ट की, अभी 2021 में रिलीज हुई है ये। माइक्रोसॉफ्ट जर्नल? जी सही, अच्छा सीन है माइक्रो जर्नलिंग। इसके अंदर काफ़ी सारे इंक बेस्ड एआई हैं, तो वो उसको पता है कि लाइन है क्या है, सारे टेक्स्ट आपका बुलेट पॉइंट है, ये सर्चिंग वगैरह, कार्ड्स, काफ़ी सारे कूल फीचर्स हैं जो आपको ट्रेडिशनली नोटबुक में नहीं मिलेंगे। ये लाइक ट्रेडिशनल नोटबुक विद एक्स्ट्रा फीचर्स। हाँ, और वो भी आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये सबसे मेन एडवांटेज होता है मुझे। ये मेरे भाई और मुझ में यही फ़र्क है। अब मेरा भाई जो है वो उसने ना 4 जर्नल रखे हैं, सब पे नोट्स बना रहा है। कंट्रोल एफ वगैरह भी नहीं, कंट्रोल ई। कुछ नहीं, कंट्रोल एफ दबा के कोई वर्ड सर्च करना है, वो थोड़ी वो ढूंढना है, उसके लिए इंडेक्स बनाया होता है किताब में। तो अभी तक यही करता है, उसे मज़ा आता है। वो यानी एक पेन रखा हुआ है और साथ में ना मार्कर्स का सेट है, तो रेड आउटलाइन बना दी और इस तरह से बड़ा मज़ा आता है सजाने में कुछ अपनी मीनाकारियाँ। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता, मैंने फुल नोशन में सीन रखा हुआ है प्लानिंग का, जो कुछ भी है और किस दिन क्या करना है वगैरह वगैरह, सारी डिटेल्स उसी में होती हैं। तो अगर नोशन नहीं होता ना मेरे पास, तो एक तो होता है कॉपी में मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज के लिखते हुए काटना और फिर उसके नीचे लिखना, कुछ गलत लिख दिया कंप्यूटर में, खैर मिटा दिया तो ज़रा वो गंदगी नहीं होगी और पेपर भी बचेंगे, टी कम कटेंगे। तो यार ये तो आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट सामने लाया है कि जाहिर है फिर। अच्छा हम रैप अप करते हैं। हाँ सही। तो कोई तरीका है पहले से हमें पता लग जाए कि हम इसका सिंपल वे है, कोई आसान तरीका है, या हम कोई अपना टूल यूज़ करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ओवर यूज़ करके? कोई सिंपल बगैर विदाउट टूल यूज़ करें, या भी हम यानी कि इन शॉर्ट कोई सिंपल तरीका होना चाहिए हम अपना गोल अचीव करने का हमारे पास, ताकि जल्दी से भी हो जाए, हमें मेहनत भी नहीं लगे और हम यानी कि उसे पुट ऑफ भी नहीं करें। ऐसा होता है ना कोई काम मुश्किल है तो हम उसे पे करते ही नहीं है।
हाँ बिल्कुल, वो करते नहीं है या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं उस टास्क को कि कर लूँगा बाद में। तो ऐसा कौन सा टूल है यार? तो यानी एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर उसका नाम शायद इफेक्टिवनेस के ऊपर है, एक बुक है। हाँ तो उसके अंदर यह है कि आप, उसमें बहुत सारी टिप्स हैं, मेरी पूरी बुक टिप्स से भरी हुई है। सही। उसमें एक टिप ये थी कि आप जो काम करने जा रहे हैं ना, जो वॉट करने जा रहे हैं आप, हम्म, उस पर ये नहीं सोचना किस तरह करना है, आप पहले देखें कौन पहले ये कर चुका है, अच्छा हाँ हु से आप शुरू करें, हाँ तो उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। और फिर सेकंड और टिप्स यूज़ करना ऐसी ये थी कि आप ना जो करना चाह रहे हैं आप एकदम ज़ीरो से शुरू करें उसको, हम्म, और अपने सबसे कम से यानी 20-80 रूल लगा के ना सिंपल स्टेप्स में किस तरह से अचीव हो सकता है, यानी कि बस किसी तरह कंप्लीट हो जाए सबसे सिंपल तरीके से, तो आप वो करें, ज़्यादा उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करें, उसमें ज़्यादा फीचर्स ऐड नहीं करें। और एक स्टोरी सुनाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक स्वीडन का किंग था, उसने सोचा कि हाँ मैं एक शिप बनवाता हूँ, मिलिट्री शिप ना, अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए। दूसरी जो आसपास में कंट्रीज है ना उनकी, यानी कि काफ़ी पावर बढ़ रही है, वो किसी भी टाइम अटैक कर सकते हैं हमारे ऊपर। सही। तो वो एक शिप बिल्डर को ढूंढता है, उससे बोलता है मेरे लिए शिप बनाओ, और फिर स्पेसिफिकेशन देता है अपनी शिप की, लाइक 130 फीट लॉन्ग होनी चाहिए, उसमें 36 कैनन्स होने चाहिए। सही। ठीक है, तो वो काम शुरू करते हैं और वो बोलते हैं जितना भी आपको लंबर चाहिए, जितने भी जो भी मटेरियल चाहिए, जितना भी हम पूरा फंड करेंगे उसको ना, कोई मसला नहीं होगा आपको। तो ये काम शुरू हो जाता है उसके ऊपर। तो अगर किंग को क्या ख्याल आता है, वो कहता है नहीं मुझे पहले 130 फीट लॉन्ग हुए थे, मुझे 110 फीट चाहिए, और जब क्या ना सारी लकड़ियाँ वगैरह कट चुकी थी उस साइज़ के लिए। ठीक। तो वो जो शिप बिल्डर होता है बड़े मुश्किलों से वो अपना सब कुछ चेंज करता है, प्लान्स वगैरह, और फिर वो जो नया डिज़ाइन जो किंग ने बोला है उस पर काम करता है। और फिर से किंग साहब को थोड़ी देर अरसे के बाद उनका माइंड चेंज हो जाता है, वो बोलते हैं नहीं मुझे अब 140 फीट लॉन्ग चाहिए, उसमें कैनन्स का भी जो मैंने 36 बोली थी वो चेंज करो, 42 कर दो। तो इस तरह से होता रहता है, और जो शिप बिल्डर होता है उसको भी वो मर जाता है, फिर दूसरा उसकी जगह वो बंदा काम कर रहा होता है, काफ़ी टाइम हो जाता है और काफ़ी खर्चा हो जाता है उसके ऊपर, क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं होता किंग का ना, उससे क्या चाहिए, एंड प्रोडक्ट क्या है उसका। हाँ तो इन दी एंड किसी तरह टाइम डेडलाइन के बाद वो शिप बन जाती है और फिर वो यानी कि पूरी कंप्लीट नहीं होती, लेकिन उनको शो करना होता है जो भी होता है। तो वो ना 2-3 मिनट के बाद ही ना समुद्र में जाके वो डूब जाती है। मैं दुनिया की सबसे यानी कि स्वीडिश की हिस्ट्री में और पूरी यूरोप की हिस्ट्री में सबसे महंगी शिप थी वो, और सबसे देर में बनी थी और 2 मिनट में डूब गई। यार जाहिर है, वो तो सुन के लग रहा था इतना ये। तो इस तरह से हमें अपना यानी गोल क्लियर रखना चाहिए, और ताकि वो अचीव हो जाए। अगर हम गोल चेंज करते रहेंगे तो फिर अचीव ही नहीं होगा। हाँ, यानी ये पॉइंट बहुत खूबसूरत लगा कि पहले हम देख लें कि पहले किसी ने ये किया है और उसका मेथड्स क्या था, और ज़ाहिर है वो जब वो अपनी कारगुजारी सुनाएगा, जब वो अपने प्रोसेस बताएगा, तो ज़ाहिर है फेलियर्स तो पहले ही वो बता देगा ये हुआ था, इन्हें अब मैं अवॉइड करता हूँ। और शुक्र है हम जिस दौर में ज़िंदा है उसमें हमें नेट पे यानी कई सारे लोग जो रैंडम फील्ड्स में जिन्होंने अपने नाम बनाए उनको हम देख सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं कि उनने क्या गलत किया था और क्या ठीक किया था। तो अब क्या एडवाइस, हमें नेटफ्लिक्स वगैरह पे कम टाइम गुजारना चाहिए और यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के। बिल्कुल। और इसमें पता है, इसमें गलती ये भी होती है कि जैसे आपने शुरू में जनरल नॉलेज की बात की थी ना, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, तो मैंने ऐसा देखा है कई सारे लोग जैसे फेसबुक पे फुल स्क्रॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं इससे जनरल नॉलेज मिलती है और एक क्या कहते हैं पता चलता है दुनिया में चल क्या रहा है। फेसबुक पे तो आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। हाँ, वो तो जो भी आपको उसका एल्गोरिथम फीड कर रहा है आप वो देख रहे हैं। हाँ, तो ये मैं टिकटॉक भी ऐसे ही है, ट्विटर भी ऐसे ही है। तो आपको तो खुद यानी कि पॉइंट्स बना के रिसर्च करनी चाहिए। हाँ, कंट्रोल में यानी यूट्यूब पर भी बेहतर है, क्योंकि वो जो वीडियो आप देख रहे हो उससे रिलेटेड दिखा देता है। हाँ, लेकिन सारी वीडियोस ऐसे नहीं होती, कुछ आपकी दूसरे इंटरेस्ट की होंगी। हाँ, लेकिन मेरा यूट्यूब बड़ा परफेक्ट है, यानी मुझे सारी ना प्रोडक्टिव चीज़ें निकाल के मेरे सामने रख देता है। हाँ, जैसे हम किसी टॉपिक रिसर्च कर रहे हैं, हाँ, हाँ, अब किसी और टॉपिक के आगे तो वो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो डिस्ट्रैक्शन है। नहीं, दोनों लफ्ज सही है इसमें, वो डिस्ट्रैक्शन भी होता है डिस्ट्रैक्शन भी होता है, यानी क्योंकि होता है फिर लूप होल में निकल गए फिर अलग हो गए। तो
सही है फिर। ठीक है, शुक्रिया, आप आपने इतना टाइम हमारे साथ गुजारा। उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।